नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसके बारे में शायद अक्सर हम लोग जाने हैं और इसको जानने की प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है नायका। एक छोटी सी ब्रांड उभर के आई थी और इसका कारोबार स्टार्ट हुआ था ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे मुझे याद आ रही है। बाद में देखा गया कि फैशन दुनिया में इनका कारोबार बढ़ा और बढ़ते बढ़ते एक लिस्टेड कंपनी बन गई। इंडिया के बड़े ई कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पे इनका कारोबार रहा है। जहाँ तक जो बड़े बड़े प्लेयर की बात करूँ, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी को कई बार टक्कर देती, जैसे मंत्रा जैसे कंपनी को टक्कर दे देती है। तो इनका जो मेन एक्टिविटीज़ था ई कॉमर्स में, अच्छा खासा ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर कामकाज किया। बाद में इनका फैशन और फैशन से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्टिविटी पे कामकाज चालू चल रहा है। अब इसके स्टॉक मार्केट में रिएक्शंस हम समझेंगे, मार्केट का रिएक्शन क्या समझती है और आगे का ग्रोथ लेवल क्या किस आंकड़ा से निकल के आती है। तो देखा गया कि कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी छोटा सा, 4 रुपये का इंटरेस्टिंग वैल्यू भी काफ़ी छोटा सा है। मतलब कंपनी में उतनी बड़ी तगड़ी बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। लेकिन मार्केट कैप की यदि आप चिंता करें तो शायद 52,000 करोड़ का मार्केट कैप कहता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे कई बार नज़रअंदाज करके मार्केट कैप को देखें तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप कहता है। फिलहाल स्टॉक की प्राइस ये कहता है, जबकि हायर टू हायर 230 रुपये तक गई थी, लोअर भी 136 तक का है एक साल का। जबकि इस कंपनी में देखा जाए तो इस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी यदि वैल्यूशन देखें तो कहती है कि ओवर वेटेज है। कितना से? 100% से ज़्यादा। यदि बाकी कोई कंपनी में 50 लोगों का बीर है तो यहाँ पे इसका डबल है। इसके अकॉर्डिंगली डबल नहीं, उससे ज़्यादा, कई कई गुना ज़्यादा। यहाँ पे 62x का कहता है तो यहाँ पे 1300 कहता है, अर्थात कितना परसेंट हो गया? 2000% से ज़्यादा की बात कर, और उससे भी ज़्यादा की बात कर। अर्निंग पर शेयर की यदि सवाल है तो अर्निंग पर शेयर कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 14% की अर्निंग पर शेयर करती है। और अर्निंग पर शेयर से एक चीज़ को समझेंगे, क्यों? जिसके लिए कंपनी के बारे में देखा जाए आरओसी और आरओई वो करीब बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% से 6% रिस्पेक्टली बताती है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में, अर्थात मार्केट में भर भर के डिमांड बनी है स्टॉक को लेकर, खरीदने को लेकर के। भले ही मार्केट ने प्राइस ऊपरी सतह से थोड़ा सा गिरावट दर्ज। कर्ज की बात करें तो 0.77 का, और करंट रेशो के माप को देखें तो 1.27 का, जिसको इसके अकॉर्डिंग डबल का लेवल से थोड़ा सा नीचे ही हैं। इन सभी पहलुओं की तरफ हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल जानेंगे जब मार्केट की रिस्क क्या कहती है और रिस्क कहाँ से। पहला इज द रिकन्सलेशन। रिकन्सलेशन किस बातों का? जिसमें कि पीएल का पार्ट होगा और साथ कारोबार होगा, कंपनी का कारोबार से मार्केट की क्या कारोबार सामने निकल के आती है, आपस में क्या कनेक्टिविटीज़ कहती है और कितनी परसेंट की ग्रो लेवल एज पर कंपेयरिंग विद द कंपनी के प्रॉफिट से बनाती नजर आती है। दूसरी तरफ कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कितने सटीक हैं अपने निवेशकों को लेकर के, देने को लेकर के, जहाँ पे कंपनी डिविडेंड, बोनस और राइट इशू वगैरह से कंपनी निवेशकों को दे सकती है। इसके अलावा रिस्क टू रिटर्न, जो कि मार्केट के रिएक्शन की बात चर्चा करेंगे, उस पर चलेंगे। पहले हम थोड़ा सा पार्ट्स को समझने की प्रयास करते हैं नायका को। तो नायका का आखिर फंडामेंटल में जो इनका ग्रोथ लेवल है वो किस अकॉर्डिंगली कितनी ग्रोथ लेवल की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए, जो इनका डेटा की बात किया जाए, वो कहती है कंपनी को लेकर के जो मैनेजमेंट ने जो कारोबार किया, वो कारोबार में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ लेवल था, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत करके गिरावट चलती रहती है। और उसमें ये देखा गया कि ईबिटा में करीब करीब 42% तक ही उछाल करती। इसका तो पहला निकल के आ गया किसके अकॉर्डिंग, इसके और इसके अकॉर्डिंग। यदि इसके और इसके अकॉर्डिंग देखें तो शायद इसका भी कुछ ना कुछ इंक्रीज करती हुई हम नंबर का भी चर्चा करेंगे। ईयरली बेसिस में क्या हुआ, कंपनी में लगातार क्या कर रही है, ऊंचाइयों को टच कर रही है। सोचिए इनकी ऊंचाइयां कहाँ से लेकर के कहीं आसमान तक चलने की कगार पे है। और इस डेटा को करीब 24% के आसपास की ऊंचाइयों पे चला, जबकि बीटा में करीब 45% पे बंद होती नजर आई। यही चीज़ को यदि हम वैल्यू में देखें तो वैल्यू कह सकते हैं कि मार्केट में इनके लिए जो करीब 800 करोड़ का आसपास टर्नओवर कर रही थी, वो करीब डबल से ज़्यादा हो गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम कारोबार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नियरली 5 से 6% की कारोबार करती है।
और इसके अलावा की बात करें जाए तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा निकल के आती है करीब करीब 1700 करोड़ में। सोचने वाली बात, करीब 14 करोड़ का प्रॉफिट बना। कई बार सोचते हैं ना, अच्छा स्टॉक की प्राइस हम ना रातों रात अमीर बन जाएंगे, और देखा देखा सामने सामने देखा डेटा होता है, जो कंपनी यदि कारोबार कर रही है कोई कंपनी, तो रातों रात कोई अमीर नहीं बन रहा है। उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 14%, 10%, 8%, 20% के आसपास ही बनती होगी। यहाँ पे सोचने वाली बात है कितना कितना कम कहता है। जहाँ पे कंपनी के पास जो बर्डन ऑफ लोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहा, वो करीब करीब देखा गया कि 21 करोड़ तक की माप के, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से सेटअप नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान देते हुए हम समझें ईयरली बेसिस का, तो पूरे साल में कंपनी 6000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर गेन करती है। और साल दर साल जो कंपनी एक 2-3 क्वार्टर लगातार नुकसान झेल रही थी 2020 तक के दौरान में, लेकिन 21 के बाद इतनी बड़ी उछाल लेके आई कंपनी में, जहां पे करीब करीब कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी 2021 का अभी तक नहीं तोड़ पाई, लेकिन लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा हो चुका। और इसका मेन रीजन रहा जो यहाँ पे 32 करोड़ था, उसके कई गुना इन्होंने लोन को बढ़ा दिया, अपने इंटरेस्ट जो खर्चे हैं उनको बढ़ा दिया, जो कि सेटअप करना इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम से पॉसिबल नहीं लगता। अब देखिए दोस्तों, इसमें रिस्क को हम समझें तो वैसे भी ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म में शायद रिस्क काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको पता है दो तरह की प्रोडक्टिविटीज होती है, या तो आप पहले पेमेंट कर दे जिसको प्रीपेड कहते हैं, या पे ऑन डिलीवरी पर जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं उस पर दे दीजिए। ऑब्वियसली कितने दिन में? प्रीपेड तो तुरंत पैसा आ गया, कैश ऑन डिलीवरी के बाद क्या है तो शायद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन का टाइम लग जाता है। कई बार डिलीवरी में सिचुएशन देखा तो 2 हफ्ते का टाइम ले लीजिए। ऐसा ही बात कहती है जो कि 2 हफ्ते में इनके पास पैसे आते हैं, इसमें 2 हफ्ते की बात कर रही है, जिसमें बिल्कुल रिस्क की बात नहीं कर रही। अब इसमें रिस्क की बात कहाँ कहती है? वो कहती है हम इसको कर्ज को लेकर। देखो दोस्तों, देखा जाए तो इनकी कर्ज में क्या हो रही है, रिजर्व नहीं बढ़ पा रही है, रिजर्व डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट की पार्ट थोड़ा सा गिरावट कर। क्यों करती है? क्योंकि इनका इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी लगातार बढ़ी है, बोरोइंग्स उन्होंने कर्ज लेती नजर आती है। कर्ज को लेकर किया क्या? एक सवाल ये भी आता है। तो कर्ज को लेकर कंपनी कहती है जो हम क्या कर रहे हैं, तो कर्ज को लेकर देखा जाए तो उन्होंने कर्ज को लेकर के ये काम किया, जिसको कहते हैं अदर एसेट्स में इन्होंने कर्ज को ट्रांसफर किया, अर्थात अपने बिजनेस को बढ़ाने में प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर कंपनी ने कामकाज किया, जिनका ट्रेडेड रिसीवेबल की बात तो काफ़ी ज़्यादा कहती है, लेकिन इन्वेंटरी जिनके पास भर भर के पड़े हुए। और अभी बात करूं सीजन में, जब फेस्टिवल की सीजन होती है तो इसका भी डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फेस्टिवल में जहां जेम्स ज्वेलरी और फैशन की दुनिया में चाहिए लोगों को बाकी सारी चीज़ें, वहां पे ये भी चाहिए, क्योंकि फैशंस में ये चीज़ें इंक्लूड होती है, तभी तो मार्केट में क्या होती है, ऊंचाइयों पे पहुंचने में मिलती है। अब समझने के प्रयास करते हैं इसको कुछ और कड़ी की तरफ, जहाँ पे हमने देखा इनको रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा नहीं था। परसेंटेज वाइज को देखें तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा। इसका पीछे कारण है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी कम कहता है, क्योंकि आप देखेंगे करीब 6700 करोड़ में 48 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, अर्थात कितना परसेंट का हो, 1% से भी कम का प्रॉफिट ही कंपनी बना रही है। मतलब 1.5% के आसपास की कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और तब कहते हैं कंपनी, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में तो हम रातों रात अमीर बन जाए। खैर जो भी डेटा है, डेटा कंपनी के बाद ये कहते हैं। इनकी यदि कुछ और एस्पेक्ट की तरफ देखें तो हम कहते हैं बैलेंस शीट फिगर में इनका लगातार क्या हो रही है, एक ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल कर रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिमेरिट की बात कर रहा है। क्या है स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात है? जो आपने कोई प्रोडक्टिविटीज अपनी बर्डन को बढ़ाया कितने परसेंट, 36%, लेकिन आपने, मैं ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि एक बर्डन होता है, और आपने अपनी संपत्ति बनाई कितने का, एसेट्स बनाई केवल कितने का, 15% का। ये इनके लिए डिमेरिट की बात। कौन सी मेरिट कौन सा डिमेरिट पे चर्चा हमने किया। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ लेकर क्या कहती है, लगातार बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर बढ़ने की कगार पे चल रही है, और रिटर्न इक्विटी इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रही है। जबकि रिस्क टू रिवार्ड की तरफ मैनेजमेंट का जो एक्शंस है फॉर द इन्वेस्टर पार्ट को लेकर के,
उसमें उन पहलू पे ध्यान दें तो शायद कह सकते हैं। अब इनका रिजल्ट को लेकर के, क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट को लेकर के Q2 का रिजल्ट आया था 7 तारीख, उस पर कुछ अपडेट आया था क्या? जब भी हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो रिजल्ट कब तक का रिजल्ट अपडेट रहता? केवल जून तक का रिजल्ट अपडेट। और कंपनी यहाँ पे कहती है इनके पास रिजल्ट का कुछ पार्ट है, ये अपनी बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं या रिजल्ट को देख कर बताने वाले हैं। कंपनी कहती है जिनका जो रिजल्ट है वो प्लीज फाइंड इंक्लोज इन द क्वार्टरली रेवेन्यू अपडेटेड ऑन द नाइका, और जिनका इस क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका और रिजल्ट के बाद कंपनी ने क्या दर्शाया, वो कहती है हमारे पास जो पोजीशंस था Q2 को लेकर के, उसमें उन्होंने ये दर्शाया जो GVV जो ग्रोथ लेवल है वो लगातार हायर टू हायर की बात करती है, खासकर कि ई कॉमर्स B2B को लेकर के। इसका ग्रोथ लेवल की यदि हम बात करें बिजनेस एक्टिविटीज वेट को लेकर, तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं था इसमें। क्या कहती कंपनी? कहती है जो Q2 को रिजल्ट को लेकर के कहती है कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ग्रोथ इज मिड 20th इन द मिड 20th की बात कर रही है। ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रही है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। इनका रिजल्ट जब देंगी कंपनी तो कहती हैं द क्वार्टरली इन द प्रीवियस डेट की बात उन्होंने रिकॉर्ड सेकंड हाफ ईयरली की बात कर रही है। ऐसा डेट उन्होंने मेंशन नहीं किया क्या? 30 सितंबर वाले रिजल्ट को लेकर के ऑब्जेक्ट टू द ऑडिट बाय द ऑथोरिटी ऑन द ऑडिटेड ऑन द कंपनीज, इसकी बात अभी कर रही है। इसका उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया यहाँ पे। केवल उन्होंने कहा था हमारे पास बिजनेस अपडेट में हम अपनी ऊंचाइयों पे पर चलते नजर आते हैं, और उन्होंने ऐसा अपडेट दे दिया। इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता जो स्ट्रॉन्ग कितने स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अलॉटमेंट भी किया है। अलॉटमेंट किस बात को लेकर किया? यदि हम देखा जाए तो कंपनी बोनस दिया था 2022 में, एक के बदले 5 बोनस बेटा दे दिया था, उसके बाद कुछ ऐसा। अब यहाँ पे कंपनी अलॉटमेंट क्या किया? क्या अलॉटमेंट अपनी एम्प्लॉय को लेकर कर रही है, एम्प्लॉय स्टॉक को लेकर? तो कहते हैं जो परसुएंट टू द 3 लाख इक्विटी शेयर परसुएंट टू द स्टॉक। अब मैंने पहले कहा ना, जब कंपनी को लगता है कि मार्केट में कुछ और में पैसा चाहिए तो उसने स्टॉक ऑप्शन में पैसा लेना है, उसको से डिस्काउंट में बेचना है, निकालना है, ऐसा काम चलती है। जहाँ पे यहाँ पर जून तक के डेटा बेसिस में कंपनी में उस लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना रही, ना नेट प्रॉफिट मार्जिन रही कंपेरिजन विद द मार्च को डेटा को। अब एक सवाल आता है क्या पीयर्स में कौन कौन से? तो कहती है इसके पीयर्स में MNTC, मुझे लगता है कि उनको कंपेयर करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इनका काम है फैशन से रिलेटेड काम काज है। इसमें लगता है कि ट्रेंड को कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उनसे कंपेयर किया जा सकता है। चार्ट लेवल पे देखने को मिले कि बीच में लगातार गिरावट है, इसके पीछे क्या कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इसके पीछे क्या है, और मार्केट की गोल्डन रूल हमेशा क्या अप्लाई करनी होती है, और वो इसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन से ही इसको सबके लिए प्रॉफिट बनता है। क्या है डिसिप्लिन, वो भी हम चर्चा करते हैं। कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहती है? जो कंपनी रिक्वायर्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हैव द रिड्यूसिंग डेट्स की बात करें, जो कि डेटर्स डे को लेकर के आती है, अच्छी बात कहती है या वर्किंग कैपिटल को लेकर के, और लगातार इनमें डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कवरेज लो की बात करती, इक्विटी इन द बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात भी नहीं करती, लेकिन मार्केट में लगातार बुल की तरह खरीदार बैठे हुए। इसमें निवेशक की क्या बात है? तो कंपनी में निवेशक की तरफ देखें तो निवेशक कंपनी में FI और DI भर भर के पड़े हुए हैं, और मार्केट से शिफ्ट करके कहाँ चली गई? सितंबर में कहाँ पे गई? पब्लिक से चली गई DI के पास, और DI यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। इसको एक न्यूज़ आर्टिकल भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे DI ने बड़ी भर के अपनी पोजीशन बनाई है। उसमें कुछ नए प्लेयर आए हैं मार्केट में, जहाँ पे कह सकते हैं कोटक महिंद्रा आए, इसके अलावा कहते हैं कि निप्पॉन लाइफ आए, जिन्होंने 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है नए नए पोजीशन को लेकर के। तो 3% के आसपास उन्होंने लगा, बाकी सारी कंपनी यहाँ पे मीरा एसेट्स, ICICI प्रोडेंशियल्स, SBI कॉन्ट्रा फंड जैसे शामिल है। और पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में कुछ सुपर इन्वेस्टर भी हैं या नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो काफ़ी ज़्यादा हैं कंपनी को लेकर के, करीब करीब 4,73,000 लोग, मतलब 5 लाख लोगों का इंटरेस्ट कंपनी में बना हुआ है। तो इसके पेयर्स में यदि हम BSE के ऊपर देखें तो पेयर्स में कहते हैं जोमेटो, दिस इज ए करेक्ट। नाइका जोमेटो एक ही साथ आई थी नियरली, फर्स्ट क्राई अभी रिसेंटली टाटा की कंपनी आई थी, लिस्टिंग हुई थी।
कार्ड ट्रेड, जो कि कार्ड ट्रेड करती है, ऑनलाइन करती है, और स्क्रैप कार्ड और ये सब लेती रहती है। तो इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। आगे वाले हम जोमेटो फर्स्ट करें और इस पर भी चर्चा करेंगे, तो क्या किसका एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, सभी में बेटर कौन सा हो सकता है, कंपेरेटिव किया जा सकता है। तब तक के लिए रिस्क टू रिवार्ड के अलावा रिस्क टू रिटर्न पिछले 5 साल में जब से लिस्टिंग हुआ कंपनी, लिस्टिंग के बाद मार्केट ने लगातार इसमें गिरावट देखा। लगातार क्या किया? गिरावट देखा। गिरावट के बाद मार्केट चलने के लिए तैयार हो रही है, और इसको कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्रेकआउट किया था, शायद ब्रेकआउट के आसपास से गुजरी थी, ब्रेकआउट के आसपास से गुजरी थी। गुजरने के बाद दोबारा मार्केट ने अपने सपोर्टिंग के आसपास दोबारा आने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि इसकी सपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। सपोर्टिंग यहाँ भी देखने को मिलती है, और इससे पहले भी ये सपोर्टिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे गोल्डन रूल की हम चर्चा करते हैं, और गोल्डन रूल हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क लेते हैं, क्योंकि हमने इसका नाम भी रखा है रिस्क टू रिकन्सिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क टू रिटर्न। तो रिस्क कितना होना चाहिए ये मैं नहीं कहता हूँ, एक अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, और रिस्क को मिनिमाइज हमेशा करते रहना चाहिए। रिस्क को मिनिमाइज और प्रॉफिट को बुक, दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए मार्केट में जिस भी स्टॉक में है। तो ये गोल्डन रूल है इसके लिए। प्रॉफिट में हमेशा बुकिंग होते रहना चाहिए, और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ भी जिस पोजीशन में आपने लिया होगा, हमने लिया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करना चाहिए, एक टर्म को देखना चाहिए, एक ग्रो को देखना चाहिए, दोनों का हाइब्रिड बना करके डिसीजन लेते हुए एक डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना चाहिए, तभी प्रॉफिट लेके घर हम आ सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तभी हम घर लेके आ पाएंगे। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।